हेलो, गुड इवनिंग मेरे प्यारे मित्रों। कैसे हो आप सभी? मस्त हो ना? वेरी गुड। चलो उपस्थित हो जाओ फटाफट। विद्यार्थियों को हमेशा ही शिक्षक की उपस्थिति के पूर्व ही उपस्थित हो जाना चाहिए, तभी तो कक्षाएं ठीक से आगे बढ़ पाती हैं। अन्यथा देखो, ऑफलाइन कक्षाओं में क्या रहता है, आप सब मुझे दिखते रहते हो, मुझे क्या तमाम शिक्षकों को, तो हम लोग उस हिसाब से बच्चों को समझते हैं, बच्चों की मनोदशा को समझते हैं, उनके फेस एक्सप्रेशन को पढ़ते हैं, कब वो अनुकूल महसूस कर रहे हैं, कब पढ़ने की दशा में आ चुके हैं, तमाम प्रकार की बातें करते हैं। आफ्टर दैट कक्षा को स्टार्ट करते हैं। बट ऑनलाइन कक्षाओं की कुछ सीमितताएं हैं। उन लिमिटेशंस में से एक ये भी है कि आप तो हमारे सामने उपस्थित होते नहीं, आपके कमेंट्स से हम सबको देखते रहते हैं, कमेंट्स से हम सबको देखते रहते हैं, और उसी के माध्यम से हम आप सबको रिस्पॉन्स करते हैं। ये तमाम प्रकार की बातें होती हैं। इसीलिए आप लोग कमेंट्स करते रहा करो। पर कमेंट्स करने का अनुशासन मैंने आप लोगों को बताया है कि क्लास स्टार्ट होने से 10 मिनट पूर्व आज की इस कक्षा में आप सभी के सभी जानते हैं, सबको सूचित भी किया गया था कि आज से एक आपके इस बैच में से न्यू इनिंग्स की जा रही है। यह समझो कि आज एक यहां इस बिंदु से एक फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है। वो तमाम बच्चे जो आज पहले दिन कक्षा में हैं, ध्यान से सुनना तमाम बातों को, वह सभी बच्चे जो पहले दिन कक्षा में आज उपस्थित हो रहे हैं, उनको ये मानकर चलना है कि आज से ही उनका यह न्यू बैच है। आज से ही उनका यह कौन सा बैच है? न्यू बैच है। ठीक है? और न्यू बैच कहूं या फ्रेश बैच कहूं, कुछ भी नाम दो, उनको यह मानकर चलना है, और सच्चाई यह है कि उनके लिए आज से ही पहली क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। ये पूरा का पूरा बैच कैसा है कि सेगमेंट्स चलते रहते। सपोज यहां फर्स्ट सेगमेंट शुरू हुआ तो यहां से नई इनिंग्स हो गई, यहां सेकेंड सेगमेंट शुरू हुआ तो यहां से नई इनिंग हो गई, यहां थर्ड सेगमेंट शुरू हुआ तो यहां से नई इनिंग शुरू हुई, यहां नेक्स्ट सेगमेंट शुरू हुआ तो यहां पर नई इनिंग्स हो गई। इस तरह से सारे के सारे बैच सर्कुलर रूप से चलते रहते हैं, चक्रीय क्रम में चलते हैं। अगर आप कहीं भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हो, चाहे तो आप यहां से दर्ज कराओ या 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 यहां से दर्ज कराओ, जहां से भी आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराओगे मित्रों, आपको फ्रेश चीजें ही मिलेंगी और आपके टॉपिक अनवरत रूप से कंटिन्यूएशन में इस प्रकार से चलते रहेंगे। ठीक है ना? ओके। और दूसरी बात समझने की कोशिश करिए। नहीं भूलेंगे सर्वेश, पक्का नहीं भूलेंगे मित्र, कुछ भी नहीं भूलेंगे। आप लोगों का बड़ा भाई हूं, शिक्षक हूं, आप ऐसे कैसे समझ सकते हैं कि मैं कुछ भी भूल सकता हूं? ओके, तो ये बात हुई। तो यहां से सबके लिए एक फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है। एक तो उन बच्चों के लिए जो कि आज ही केवल उपस्थित हुए हैं। दूसरा, वो तमाम बच्चे, वो तमाम विद्यार्थी जो पहले से उपस्थित हैं, मतलब उन्होंने अपनी कक्षाओं को आरंभ कर लिया था और उनकी जो फ्रेश टॉपिक स्टार्ट होना है, वो चाहे तो आज की कक्षा ना ले, या शुरुआती दौर की 5-10 मिनट की कक्षा को सुनना है तो सुन ले, तो उनको पता चल जाएगा कि मैं क्या करने जा रहा हूं कक्षा के अंतर्गत। तो उन्हें अपने आप ही क्लैरिटी इस बात की हो जाएगी कि उनको क्लास लेना चाहिए या नहीं। जब उपस्थित हो ही तो ले लो 5-10 मिनट की कक्षा। उस कक्षा को लेने में क्या बुराई है ना? कोई हर्ज है क्या? नहीं है मित्रों। मान लेते हैं कि आपने जो बातें सुनी हैं उनका रिवीजन हो गया। मान लेते हैं जो बातें आपने सुनी है उन्हें फिर से आपने सुन लिया एक बार, है ना? कई बार ऐसा होता है ना कि एक गाना होता है, उस गाने को हम लोग 10 बार सुनते हैं। मान लो कि उसी तरह एक संगीत का प्रेम है आपका शिक्षा के प्रति,
तो आप आज इस कक्षा को एक बार की जगह 2 बार मुझसे सुन रहे हो, आपको ये वीडियोस भी मिल जाएंगे तो कई कई बार सुनोगे। तो ऐसा मानकर चले तो जो पहले से विद्यार्थी कक्षाएं कर रहे हैं वह चाहे तो क्लास करें और चाहे तो क्लास नहीं करें। ठीक है। कुछ बच्चों ने लिखा है जो छात्र नए हैं वो कक्षा को परचेज कर ले। बेस्ट टीचर फॉर ज्योग्राफी राजेश मिश्र हैं। ओके मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो आप सबका प्रेम है और मेरी लगनशीलता है, मेरी ईमानदारी है बच्चों के प्रति देने के कि आप सब इतना प्रेम दिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। तो ये सारी चीजें तो हैं ही और वो अनवरत रूप से जारी ही रहेंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गई पहली बात कि जो आज फर्स्ट डे विद्यार्थी ज्वाइन कर रहे हैं कक्षा, उनके लिए आज से ही ज्योग्राफी की ये पहली और फ्रेश क्लास है, एकदम नई क्लास है, ये मानकर चल रहा है। जो विद्यार्थी पहले से क्लास कर रहे हैं उनको 1-2 कक्षाएं ऐसा हो सकता है रिपीटेड लगे, उनको हो सकता है 1-2 कक्षाएं रिपीटेड लगे, पर रिपीटेड कक्षाओं के बाद उनके लिए सारी चीजें भी उसी प्रकार से नई आ जाएंगी जैसा एक फ्रेश विद्यार्थी के लिए है, ऐसा फ्रेश विद्यार्थी के लिए है। तो बढ़िया तरीके से मित्रों कक्षा लेना है, बढ़िया तरीके से पढ़ने की कोशिश करनी है। फिर से कुछ बातें और बता देते हैं। ध्यान रखना सभी के सभी वह विद्यार्थी जो आज पहले दिन की कक्षा में है, आज से आपकी ये जो कक्षा स्टार्ट हो रही है वो ज्योग्राफी की है, भूगोल की आपकी कक्षा है। किस चीज की कक्षा है आपकी? ये भूगोल विषय की कक्षा है। और आप ना केवल भूगोल विषय बल्कि एक साथ एक से अधिक विषय भी ऑप्ट कर सकते हैं, एक से अधिक विषय को एक साथ पढ़ सकते हैं। अमूमन आप जानते हैं अगर सिंगल सब्जेक्ट्स को पढ़ा जाए, सभी विद्यार्थी सुनेंगे, सिंगल सब्जेक्ट्स को पढ़ा जाए तो आपका सिलेबस लगभग 1.5 सालों में कंप्लीट होता है। इसीलिए हम लोगों ने ये सुविधा उपलब्ध कराई है कि सपोज हमारे कई कक्षाएं दिन में पैरेलल चल रही हैं, 4 से 5 कक्षाएं चल रही हैं। सपोज ए सब्जेक्ट की कक्षा है, बी सब्जेक्ट की कक्षा है, सी सब्जेक्ट की कक्षा है, डी सब्जेक्ट की कक्षा है, ई सब्जेक्ट की कक्षा है। मतलब सारे शिक्षक सबकी अपनी अपनी टाइमिंग है और किसी भी शिक्षक की टाइमिंग आपस में क्लैश नहीं करती है। तो सारे शिक्षकों की अपनी अपनी टाइमिंग के अकॉर्डिंग कक्षाएं चल रही हैं, कंटिन्यूएशन में मित्रों चल रही हैं। एक विद्यार्थी का अपना कर्तव्य बनता है, विद्यार्थी का तो चाहे तो वह अपने अनुकूल अपने गति के अनुरूप एक कक्षा को करे या चाहे तो इन 5 में से कोई 2, सपोज इसने पहली इस कक्षा को ले लिया तो दूसरी इस कक्षा को ले लिया, अर्थात एक मॉर्निंग में क्लास ले लिया तो एक इवनिंग में कक्षा ले लिया। वो उसके लिए है, वो अपने हिसाब से इन चीजों का चयन कर सकता है, उसे किसी भी तरह की बाध्यता इसमें से नहीं है। चाहे तो वह कंटिन्यूएशन में सुबह की 2 कक्षाएं ले ले तो इन 2 कक्षाओं को वह ले सकता है कि 2 घंटे की एक कक्षा ले लिया, 10-15 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर दूसरी कक्षा को 2 घंटे का ले लिया, वह ऐसा भी कर सकता है। चाहे तो वह इन मध्य की 2 कक्षाओं को ले ले, सुबह अपने सेल्फ स्टडी के लिए रख ले रहा है, शाम का टाइमिंग अपने रिवीजन के लिए रख रहा है, तथा ये मध्य की कक्षाओं को, मध्य के मतलब दोपहर वेला की कक्षाओं को वह रख रहा है कक्षागत पढ़ने के लिए। तो ये आपके हिसाब से है मित्रों, 2 कक्षाओं को ले सकते हो और चाहो तो 3 कक्षाओं को ले सकते हो। लेकिन एक शिक्षक होने के नाते आप सबको मेरा सुझाव होगा कि मित्रों अधिक से अधिक जीएस की 2 कक्षाएं रखना। 3 कक्षाओं को अगर आप पढ़ते तो हो लेकिन रिवीजन करना मुश्किल हो जाता है, और जब तक विषय का ठीक प्रकार से रिवीजन नहीं किया जाता तब तक आपको विषय को समझने में कठिनाई आती है। इसीलिए मित्रों आपका यहाँ पे कर्तव्य बनता है कि आप 2 कक्षाएं लें और 2 कक्षाओं के बाद थोड़े दिन बाद तो आप सभी को ऑप्शनल भी सब्जेक्ट करने पड़ेंगे, तो ऑलरेडी 3 कक्षाएं होंगी, 2 कक्षाएं जीएस की हो जाएंगी और 1 कक्षा ऑप्शनल की हो जाएगी। जब ऑप्शनल स्टार्ट कर रहे होंगे तो ध्यान रखना ऑप्शनल के समय तो मेरा यह सुझाव रहता है कि 1 कक्षा ऑप्शनल के लें, 1 कक्षा आप जीएस के लें, है ना। या कि आप अपने अनुकूल अगर गति दे सकते हैं, दिन में 10 घंटे से 12 घंटे की पढ़ाई कर सकते हैं और करना भी चाहिए।
जब आप दुनिया में सबसे बेहतर जॉब्स के लिए, सर्विसेज के लिए अगर आप अपने को एलिजिबल पाना चाहते हो तो मित्रों आपको कम से कम 10-12 घंटे की पढ़ाई ठीक प्रकार से कंटिन्यूएशन के साथ वीक में कम से कम 5 दिन करनी चाहिए, 5 दिन करनी चाहिए। तो इस तरह से मित्रों आप चाहो तो 2 कक्षाओं के साथ एक ऑप्शनल के लिए अलग से फी करनी होगी, ऑप्शनल के लिए अलग से पूरा प्लान करना होगा आप सबको शिक्षकों के साथ साथ। तो 2 जीएस की कक्षाएं या 3 जीएस की कक्षाएं आप अपने सुविधानुरूप आप ले सकते हैं। समझ रहे ना, आपकी स्वतंत्रता होगी। यह भी बता दूं, भारत का पहला एक ऐसा संस्थान है जो इतने कम फीस में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए कृत संकल्पित है और तमाम अच्छे शिक्षकों को ला रहा है। आप सभी जानते हैं कि जैसे ज्योग्राफी तथा डिजास्टर मैनेजमेंट मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, हिस्ट्री की क्लास रवि मिश्रा सर पढ़ाएंगे, साइंस टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट की क्लास डॉक्टर अभिषेक सर पढ़ा रहे हैं, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का क्लास हिंदी मीडियम से ही डॉक्टर मंजेश सर पढ़ा रहे हैं, पेपर 4 से संबंधित कक्षाएं दीपक सर लेने जा रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी की कक्षाएं आप जानते हैं कि बेसिकली हमारे यहां पर डॉक्टर एस के झा सर लेने जा रहे हैं। तो तमाम शिक्षकों को जो आप लिस्ट देख रहे हैं, तमाम शिक्षकों का जो एक पैनल देख रहे हैं मित्रों, यह शानदार पैनल है जो कि अपने अपने विषय में महारत हासिल किया हुआ है, अपने अपने क्षेत्र में उसको एक्सपर्टीज है। आप उन शिक्षकों से बहुत ही कम शुल्क में पढ़ रहे हो। यह केवल ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से ही संभव था, ऑफलाइन कक्षाओं में यह संभव नहीं था। ऑफलाइन कक्षाएं अगर हो रही होती तो इन्हीं शिक्षकों से पढ़ने के लिए आपको भारी भरकम फी पे करनी पड़ती है ना, भारी भरकम फी पे करनी पड़ती। तो मित्रों गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ उठाइए, अपने हिसाब से चीजों को बहुत अच्छे से पढ़िए। कई बच्चों के अपने प्रश्न ऐसे होते हैं, अभी तो मैं बहुत सारे कमेंट्स देख नहीं रहा कि क्या क्या है, सब चीजें हैं। कई बच्चों के कमेंट्स है, सर हमको 2023 में देना है, किसी का 2024 में देना है, किसी को 2022 में ही देना है। ये मित्रों अब आपके हिसाब से है कि आपको कौन सा एग्जाम प्लान करना है, कौन से सन का एग्जाम प्लान करना है, तो आप कितनी कक्षा लेना चाहते हैं, कितने कक्षा लेना चाहते हैं, तो ये आपको प्लान करना है। अगर आप प्लान नहीं करेंगे तो मित्रों तब फिर गड़बड़ होगा। और मैं तो ये जानता हूं कि जो विद्यार्थी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हो एक बेस्ट प्लानर भी होता है, ना केवल प्लान को एग्जीक्यूट करने वाला होता है बल्कि एक शानदार प्लानर होता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से कक्षाओं को प्लान करिएगा और प्लान करके आप अपने समय का पर्याप्त यूटिलाइजेशन करिएगा मित्रों। और यूटिलाइज्ड क्लासेस का आप क्या करेंगे मित्रों, पर्याप्त यूटिलाइज्ड कक्षाओं का बार बार रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। जितना रिवीजन करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा, उतनी ही बेनिफिशियल कक्षाएं होंगी आपको। हमेशा ध्यान रखना, इस फील्ड की एक ही सबसे बड़ी खूबी है कि अगर आप किसी विषय को पढ़ते हो ना तो ध्यान रखना अधिक से अधिक किताबें पढ़ने की कोशिश मत करना। कौन सी किताबें पढ़नी है, क्या पढ़नी है, अपने अपने विषय से संबंधित शिक्षकों द्वारा ये तमाम बातें आपको समझाई जाएंगी। जैसे मैं ज्योग्राफी से रिलेटेड कक्षाओं को समझाऊंगा और पुस्तकों को समझाऊंगा, तो दूसरे विषय के शिक्षक अपनी कक्षाओं को और पुस्तकों को समझाएंगे कि आपको कौन सा लेनी चाहिए, कौन सी पुस्तकें लेनी चाहिए। तो इन सब चीजों के लिए आप निश्चिंत रहें मित्रों, पूरे मनोयोग के साथ, पूरे मनोभावों के साथ पढ़ने के लिए बस तैयार हो जाइए। और ध्यान रखिए, आपका चरम उद्देश्य यूपीएससी अगर क्वालिफाई करना है तो डेली जितनी बातें पढ़ाई जा रही हैं उसका रिवीजन करिए, उससे संबंधित प्रश्नों को हल करिए। उससे संबंधित क्या करना है, प्रश्नों को हल करना है। जितना आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपके लेखन में पारदर्शिता आती जाएगी, उतना ही आपकी लेखन की क्रिया उत्कृष्ट होती जाएगी और एग्जामिनर को अट्रैक्ट करेगी, आपका जो कॉपी चेकर है उसको अट्रैक्ट करेगी और आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। मित्रों आप सबके लगातार कुछ कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, उन मैसेजेस को देखने के लिए तमाम प्रकार के चीजों को मैं जवाब देने को एक एक करके मैं आपको समझाता जाता हूं। अंकित का प्रश्न है, सर कितनी बार एग्जाम दे सकते हैं, किस स्टेट स्पीसीएस के लिए तो उम्र होती है बट यूपीएससी के लिए 32 वर्ष, सामान्य के लिए 32 वर्ष और 6 साल है। मंजेश आप बच्चों के कमेंट्स दिखाते चलिएगा, मैं जवाब दे दूं। खुशबू ने कुछ पूछा है कि सर इस बैच में हिस्ट्री और ज्योग्राफी ही पढ़ाए जाएंगे क्या? नहीं, सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग विषय की कक्षाएं चल रही हैं खुशबू, आप चाहो तो वहां पर उन कक्षाओं का लाभ उठा सकते हो, ओके।
योगेश ने कुछ पूछा है कि सर जी पोस्टर पर आईआर मंजेश सर लेने वाले थे, लेकिन सर आईआर करंट अफेयर्स वाले ले रहे हैं मंजेश सर। ओके, ध्यान रखें आप इस चीज को योगेश, कि आशीर्वाद सिंगल सर भी आईआर के लिए बहुत पहले से एक प्रसिद्ध शिक्षक है। आप उनकी कक्षाओं को लीजिए, कहीं पर कोई समस्या लग रही हो तो बताइए, है ना, कहीं कोई समस्या लग रही हो तो बताइए, ऐसी कोई बात नहीं है। सुनैना ने लिखा सर 2024 में एग्जाम देना है तो ऑप्शनल स्टार्ट करें। बिल्कुल कर देना चाहिए, बट अभी जीएस में थोड़ा सा कमांड्स रखिए। सुनैना ध्यान से, अभी जीएस पर थोड़ा सा अच्छे से कमांड्स रखिए। जब जीएस पर एक अच्छी हेल्दी कमांड्स आ जाए ना, आफ्टर दैट आप इसे स्टार्ट करिएगा, आफ्टर दैट स्टार्ट करिए। डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लास होगी, लेकिन अभी इन कक्षाओं के बाद, ठीक है सिद्धार्थ। शिवम ने कुछ अच्छा, ओके। कृष्णा ने पूछा सर पुराना वाले बैच भी ले सकते हैं क्या? बिल्कुल लेना है, आप सभी उसी में कंटिन्यूएशन में है, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, ओके। चंदन ने उस संदर्भ में लिखा है कि हमारा कंपटीशन बढ़ जाएगा। बिल्कुल बढ़ता जाता है सर। ज्योग्राफी ऑप्शनल कब तक आ रहा है? ज्योग्राफी ऑप्शनल की डेट प्लान सारा लगभग कंप्लीट हो गया है। 28 फरवरी 28 फरवरी से आप लोगों का ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टार्ट होने जा रहा है। ध्यान रखें सभी विद्यार्थी जिनकी डिमांड्स अपनी ज्योग्राफी ऑप्शनल को लेकर है, 28 से होने जा रहा है। आपकी इस क्लास के तुरंत बाद मीन्स 6:30 बजे से 6:30 to 8:30 टाइमिंग रहेगी, जिस समय पर आप सभी फ्री रहते हैं। कोई जॉब्स प्रोफाइल का चकलस नहीं रहता कि जॉब्स वाले बच्चे उस कक्षा को कैसे कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। आप पूरे दिन अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहिए, अपने अपने कक्षाओं में व्यस्त रहिए, पर शाम में 6:30 बजे से 8:30 बजे के बीच ज्योग्राफी ऑप्शनल की कक्षा 28 फरवरी से स्टार्ट होने जा रही है। उस कक्षा को आप लोग मस्ती से लीजिए, सारा प्लान बन चुका है, बढ़िया से लेना है, ठीक है। सौरभ ने लिखा सर आपके क्लास के बिना दिन अधूरा लगता है। मोस्ट वेलकम सौरभ, मैं समझ पा रहा हूं आप सभी के प्रेम को, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वेश ने कुछ लिखा है कि मैंने व्हाट्सएप पर एक जीव भेजा था, आपने बताया नहीं उसका नाम। मुझे तो लग रहा है वो लामा है सर्वेश, लामा है, पर एक बार फिर से देखूंगा। थोड़ा सा हॉस्पिटल्स की वजह से थोड़ा इंगेज था, अभी भी जस्ट वहीं से कहीं से आ रहे हैं, आपको बता दें तो चीजें बहुत अच्छे से देख नहीं पाए। आपका फोन भी था, मैंने जवाब नहीं दिया, पक्का आपको जवाब दिया जाएगा, ओके। खुशबू ने लिखा है सर आपकी क्लास छोड़ने का मन नहीं करता। मोस्ट वेलकम खुशबू, कोई बात नहीं है, ठीक से पढ़ते रहिए आप लोग। ज्योग्राफी हीरो बस अभी जल्द आ जाओ। ओह नितेश, थैंक यू मेरे मित्र। छोटू, गुरुदेव प्रणाम। सर जी हिंद की धरती से, सिराजे हिंद की धरती से, अच्छा ओके छोटू, बहुत बहुत धन्यवाद, ओके। शिवम ने लिखा है ओरिएंटेशन क्लास लेने में मजा आता है। कोई बात नहीं शिवम, जरूर लीजिए। सर वाटर स्ट्रेस के बारे में तो आप कक्षाओं के साथ साथ बात करेंगे। आज नीतीश थोड़ा सा ओरिएंटेशन पर बात कर रहे हैं, फिर उस पे जैसे कक्षाओं पर आ जाएंगे तब फिर बात कर लेंगे, ठीक है, तब फिर बात कर लेंगे। किरण ने लिखा ओके सर हम आपको सुन रहे हैं, ठीक है किरण। सचिन, सॉरी सर मैं लेट हो गया। कोई लेट नहीं, अभी सभी समय से हैं। अभी जो नए छात्र हैं, अच्छा ओके, क्लाइमेटोलॉजी होगा, सारे के सारे सब्जेक्ट्स होंगे सर्विस, सारे के सारे टॉपिक्स होंगे, सब कुछ होगा, ठीक है, ओके। आगे दिखाएं प्लीज, बच्चों के मैसेजेज एक बार देख लेते हैं। एशिया महाद्वीप का जो रह गया है वो भी कराया जाएगा, पक्का कराया जाएगा, ओके। ओके, सबनम का भी जवाब है, सभी पुराने बच्चे क्लास कर सकते हैं कंटिन्यूएशन में, नो प्रॉब्लम, नो एनी इशू, उनका रिवीजन ही हो जाएगा। जब लगे कि कोई बात नहीं मुझे सब चीजें पता है तो आप क्लास को 1-2 दिन की कक्षाओं को छोड़ सकते हैं, अभी सारा प्लान समझ में आ जाएगा। हम तो सर आपके हर क्लास के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं, ओके गौरव, मोस्ट वेलकम मित्र, ओके ठीक है। सर्वेश ने लिखा क्लाइमेटोलॉजी कब से होगा? ध्यान रखना सर्वेश, जो हमारा अभी ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी का सेक्शन स्टार्ट हुआ है, जैसे फिनिश होगा हम लोग वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी में आ जाएंगे, तो वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत वो आएगा, ठीक है ना, ओके ओके ओके, ठीक है, गुड, वेरी गुड। और कुछ? ठीक है, अब बस ओके। सर आज इंट्रोडक्शन क्लास ही चलेगा क्या? बिल्कुल, आज इंट्रोडक्टिव क्लास ही चलेगा। योगेश ने लिखा सर मुझे आपसे ऑप्शनल के बारे में बात करनी थी, मैंने ऐप में कॉल किया था,
कॉल रिसीव नहीं किया किसी ने मैंने आपने मुझे कॉल किया था क्या? कोई बात नहीं योगेश, इस बीच में थोड़ा सा अगर आपने मुझे कॉल किया था तो मैं रिसीव नहीं कर पाया हूँगा, इसके लिए मैं जानता हूँ व्यस्तताएं क्या थी, किस जगह थी, पर कोई नहीं, अब कॉल करिएगा तो रिसीव होगा। ठीक है योगेश, ठीक है। चंदन ने लिखा है नॉर्थ हो या साउथ, ईस्ट हो या वेस्ट, राजेश मिश्रा इज द वेस्ट। ओह चंदन, थैंक यू मित्र। ओके, गुड इवनिंग गुरुजी। सर जी बफरिंग हो रहा है, नेटवर्क इशू कुछ हो सकता है, पर यहां से ठीक है मीना, यहां से सब चीजें ठीक है। सर अप्रोक्सीमेटली कितनी क्लासेस होंगी प्लीज सर? नहीं चेतन, मैं बता देता हूं, बिल्कुल बता देता हूं। ज्योग्राफी से रिलेटेड जहां बैच की बात है तो ज्योग्राफी की लगभग 175 घंटे की कक्षाएं हैं, 175 आवर्स की कक्षाएं हैं। मोटे मोटे तौर पर आप इन्हें 2 घंटे में अगर बांट रहे हैं तो इसके हिसाब से आप चीजों को देख सकते हैं। कहीं भी किसी भी संस्था में ज्योग्राफी के लिए 140 घंटे से अधिक कक्षाएं नहीं रखी जाती हैं, पर हमारी संस्था ने आपके लिए 175 घंटे की कक्षाएं लगभग इसलिए रखी हैं, 175 से 80 तक मान लीजिए, थोड़ा फ्लक्चुएशन रहेगा, इसलिए कि बच्चों के कमेंट्स भी रहते हैं, उनके जवाब भी देने हैं, बच्चों को पढ़ाना भी है। इन तमाम चीजों में कोई नुकसान ना हो तो थोड़ा समय अधिक लेकर चला जाए, यह आपके लिए बेहतर होगा। यह सोचकर मित्रों इन कक्षाओं का समय इतना रखा गया है। लगातार क्लास कब से फिर होंगे? तो लगातार ही तो चल रहे हैं प्रहलाद, कभी तो क्लास में विराम आ ही नहीं रहा। प्रहलाद कभी भी क्लास में कोई विराम नहीं है, शायद आप अनुपस्थित थे इसलिए ऐसा लग रहा है। अंकित ने लिखा सर हम बैच 4 ज्वाइन किए हुए हैं, सोचते एग्जाम दे दे, सोच रहे हैं कि एग्जाम दे दें। अब एग्जाम के लिए तो आपकी तैयारी पर डिपेंड करता है अंकित, कि आपने सेल्फ स्टडी भी कितनी की है उस पर डिपेंड करता है, और आप उसके अकॉर्डिंग अपने एग्जाम को दे सकते हो, अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। चलो, तो कुल मिलाकर मैं आपको यह समझू कि आपके कमेंट्स के भी जवाब मैंने दे दिए। अब आप लोग कमेंट्स नहीं करेंगे, आज की कक्षा वैसे भी लंबी नहीं रखूंगा, थोड़ी सी आपके साथ कुछ बातें करनी है उन विद्यार्थियों के लिए भी जिन्होंने कक्षाएं आज से ही ज्वाइन की हैं, कि हमारे क्लास का प्रारूप क्या होगा, हम लोग कैसा क्या करने जा रहे हैं, ताकि उनको एक बेहतर लाभ प्राप्त हो सके मित्रों। इसलिए बढ़िया से यहां पर समझने के लिए सभी के सभी कमेंट्स करना आप बंद करेंगे, ठीक है? चलो समझो मित्रों, सबसे पहले तो ध्यान रखो कैसे क्या प्रारूप होगा। आप सभी को पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों की बेहतर समझ होनी चाहिए। जैसे अगर भूगोल विषय के पाठ्यक्रम को देखें, पाठ्यक्रम सिलेबस को देखें जीएस के दृष्टिकोण से, तो आप सभी जानते हैं इस पाठ्यक्रम की आवश्यकता आपको 3 स्तरों पर होती है। 3 स्तरों पर, एक प्रीलिम्स के स्तर पर, प्रीलिम्स एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा मेंस के स्तर पर, मेंस के स्तर पर। तीसरा इंटरव्यू के स्तर पर, इंटरव्यू के स्तर पर। प्रीलिम्स के संबंध में आप सभी के सभी जानते हैं 3 टॉपिक को मिलाकर अगर देखा जाए, कोर ज्योग्राफी, कोर ज्योग्राफी, दूसरा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, एंड इकोलॉजी, और तीसरा डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इन 3 को अगर मिला दिया जाए तो यूपीएससी के अंतर्गत आप सभी के सभी देख रहे हैं, एनी हाउ आपसे 25 to 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ध्यान से सुने मित्रों, आपकी तैयारी बहुत सरल और सहज कर दूंगा, इस कक्षा को बहुत अच्छे से सुनो। ज्योग्राफी से रिलेटेड ध्यान रखें, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी प्लस डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ज्योग्राफी से अलग नहीं है, ये ज्योग्राफी के ही पार्ट्स कहलाते हैं, ये पार्ट्स ऑफ ज्योग्राफी हैं।
अगर आपको ज्योग्राफी की तैयारी करनी है तो इनकी तैयारी साथ साथ करनी होती है, इनकी तैयारी साथ साथ करनी होती है। इन तीनों को मिलाकर, क्योंकि अब जो प्रश्नों का स्वरूप है, पहले जब प्रश्न बहुत सरल और सहज आया करते थे मित्रों, तो सेपरेट सेपरेट टॉपिक से पूछे जाते थे, लेकिन अब क्या करता है एग्जामिनर, अब प्रश्नों को इंटरमिंगल करता है। कैसे इंटरमिंगल करता है? ज्योग्राफी को इन्वायरमेंट से रिलेट करेगा। जैसे मान लो कोई पर्वत है, जैसे हिमालय है, अब हिमालय को उसे रिलेट करना है इन्वायरमेंट से, तो कैसे पूछेगा? हिमालय के पारिस्थितिक महत्व के बारे में। क्या पूछ लेगा? आपसे पूछ लिया हिमालय के पारिस्थितिक महत्व। अब कैसे? मान लो प्रीलिम्स में प्रश्न पूछ लिया कि हिमालय लगातार पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से संकटग्रस्त होता जा रहा है, इसके कारण निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? आपको विकल्प दे दिया ए, बी, सी, डी, 4 विकल्प दे दिया। अब उन चारों में से ए, बी सही है, ए, बी, सी सही है, केवल ए सही है, ए, बी, सी, डी सही है। आपको दिए गए कूट में से उत्तर का चयन करना है। अब ज्योग्राफी से संबंधित बात हो गई हिमालय। हिमालय की बेहतर समझ आपको होनी चाहिए इस प्रश्न का जवाब देने के लिए। दूसरा, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से समझ में आ गया हिमालय का पारिस्थितिक महत्व। हिमालय की अवस्थिति को अगर आपने ठीक से समझा तो हिमालय कहां लोकेटेड है, उसके लोकेशन का प्रभाव किस प्रकार से सीमावर्ती देशों पर हो रहा है, जलवायविक दृष्टिकोण से किस प्रकार से हो रहा है, सामरिक दृष्टिकोण से किस प्रकार से हो रहा है, तमाम प्रकार के दृष्टिकोण से, जैव पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से किस प्रकार से हो रहा है, भूभौतिकी के दृष्टिकोण से किस प्रकार से हो रहा है। अगर आपने यह सब समझा तो उसके पारिस्थितिकीय महत्व एवं पारिस्थितिकीय संकट को आप अवश्य समझेंगे और इस प्रश्न का बेहतर जवाब देंगे। और तरीके से प्रश्न पूछेगा तो कैसे प्रश्न पूछ सकता है? लिखेगा कि पूर्वी हिमालय लगातार, देखो तीनों को अब मिलाकर मैं बता रहा हूं, प्रश्न बना रहा हूं कि पूर्वी हिमालय लगातार भूस्खलन की प्रभाविता अधिक प्रदर्शित कर रहा है। तो जैसे बात आ गई लैंडस्लाइड की, भूस्खलन की बात आ गई, तो भूस्खलन का टॉपिक डिजास्टर मैनेजमेंट का है। अब आगे प्रश्न क्या बनाता है कि भूस्खलन से प्रभावित होता जा रहा है, भूस्खलन से होने वाली पारिस्थितिकीय क्षति के निम्नलिखित बिंदु हैं। समझना क्या बोल रहा है कि हिमालय में होने वाले भूस्खलन की जो पारिस्थितिकीय क्षति हो रही है उसके अंतर्गत ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन दे दिए। अब 4 में से पूछ रहा किस किस प्रकार की क्षति हो रही है। पहले प्रकार की, पहले दूसरे प्रकार की, पहले दूसरे तीसरे प्रकार की, पहले दूसरे तीसरे चौथे प्रकार की, पहले तीसरे प्रकार की, पहले चौथे प्रकार की, दूसरे तीसरे प्रकार की, कुछ भी कूट बना कर दे सकता है। अब आपको इसमें से डिजास्टर की भी समझ होनी चाहिए, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की भी समझ होनी चाहिए, ज्योग्राफी की अवस्थितिक समझ तो बिल्कुल होनी चाहिए, तब इस प्रकार के प्रश्नों का बढ़िया से जवाब देना होगा। तो इस प्रकार के सेक्शंस को तैयार करने के लिए मित्रों आपको प्रत्येक खंड एवं उपखंडों की संकल्पनात्मक समझ के साथ साथ तथ्यपरक समझ होनी चाहिए। ध्यान रखें, जब भी अध्ययन किया जाता है तो अध्ययन में संकल्पना का पक्ष भी होना चाहिए। संकल्पना का मतलब होता है कॉन्सेप्ट्स, तो अध्ययन में तथ्य की भी समझ होनी चाहिए। तथ्य का मतलब होता है फैक्ट, अर्थात कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट्स दोनों की समझ बेहतर तरीके से होनी चाहिए, तभी विषय को आप बढ़िया से समझ पाओगे। मैं प्रत्येक कक्षा में एक बात समझाने की कोशिश करता हूं। एक विद्वान इमैनुअल कांट हैं, वेस्टर्न फिलोसफर है मित्रों, उन्होंने एक बड़ी अच्छी लाइन कही थी कि कॉन्सेप्ट विदाउट फैक्ट्स और एम्प्टी। कोई भी संकल्पना जिसमें तथ्य नहीं है वह अपने आप में खाली है।
और हमेशा ध्यान रखना, जब आप आंसर राइटिंग में कोई कॉन्सेप्ट लिखते हो तो कॉन्सेप्ट को प्रमाणित करने के लिए आपको फैक्ट्स की भी जरूरत होती है। तो जब भी उत्तर लेखन का काम करें तो पूरी की पूरी संकल्पना सिद्धांतों के साथ साथ, परिकल्पनाओं के साथ साथ तथ्यों के माध्यम से उसे प्रमाणित भी करना है, तभी जाकर विषय का अध्ययन पूरा होता। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि कॉन्सेप्ट विदाउट फैक्ट्स और एम्प्टी। अगर कॉन्सेप्ट्स में फैक्ट नहीं डाला गया तो कॉन्सेप्ट अपने आप पर क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। जब दोनों को एक साथ संजोते हैं, दोनों को एक साथ मिलाते हैं, तब जाकर चीजें बहुत अच्छे प्रकार से तैयार होती हैं। अदरवाइज दोनों अपने अपने आप में अलग अलग बिखरे हुए हैं और इनका कोई महत्व नहीं रह जाता। तो दूसरी तरफ दूसरी लाइन भी कहा इन्होंने कहा कि फैक्ट्स विदाउट कॉन्सेप्ट और ब्लाइंड, अर्थात ऐसे फैक्ट जिनके साथ संकल्पना नहीं लागू होती, वह फैक्ट अपने आप पर अंधे हैं। वह फैक्ट अपने आप पर क्या है? अंधे हैं। उन पर संकल्पना नहीं लागू हो रही तो कहां जाकर गिरेंगे? अंधा आदमी कहां जाकर औंधे मुंह गिरेगा पता थोड़ी चलता है मित्रों। हालांकि आजकल तो जोर के उजियारे में भी लोगों की आंखें चौंधियाई हुई होती हैं, और जो आदमी प्रकाश में चौंधिया कर गिरता है ना, उसको तो और नहीं संभाला जा सकता। पर खैर, अभी हम विषयगत बात करते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर तथ्य केवल याद करते हो, कई बच्चों में ऐसा होता है, फैक्ट्स इतना अधिक मात्रा में याद कर लेते हैं कि उन्हें यही नहीं समझ में आता कि इस फैक्ट को अब संकल्पना के साथ किस तरह से सजोए। तो जिनके अंदर ये फैक्ट का गार्बेज होता है ना मित्रों, वो अपने आप में डिजास्टरस है। इमैनुअल कांट की लाइन, फैक्ट्स विदाउट कॉन्सेप्ट्स आर ब्लाइंड, अर्थात ऐसे तथ्य जो कि संकल्पना के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, वह अपने आप में अंधे हैं, उनका कोई औचित्य नहीं है। इसीलिए जब भी अध्ययन करें, दोनों चीजों को जोड़कर पढ़ें। और अब दोनों चीजों को जोड़कर प्रश्न किसमें प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के तहत भी पूछे जाने लगा है, जिसमें तीनों चीजों को एक साथ जोड़ता है। कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं मित्रों कि इन तीनों से तो जोड़ता ही है, उसके साथ साथ करेंट अफेयर्स या करेंट इवेंट्स से भी जोड़ देता है। करेंट इवेंट्स से भी जोड़ देता। सपोज ओडिशा या आंध्र तट पर आया इस साल कोई उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ओडिशा या आंध्र तट पर आया इस साल कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन आया, सागरीय क्षेत्र में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सागरीय तटवर्ती क्षेत्रों में ऊंची ऊंची समुद्र की लहरें बनी, और उन लहरों के प्रभाव से तूफानी बारिश, और उन लहरों के प्रभाव से लहरों का प्रभाव तट पर बहुत ही अंदर तक चला गया। लहरें नदियों के मुहाने से प्रवेश करती हुई आसपास के समीपी तटवर्ती क्षेत्र को जल प्लवित कर दी। जल प्लवन का मतलब होता है जल से भर दी। और जैसे सागर का जल तटवर्ती क्षेत्रों में पहुंचा, तटीय मीठे पानी की झीलें, तटीय क्षेत्रों में जो हो रही थी चावल की कृषि, वह सब बर्बाद हो गया। तो अब प्रश्न आपसे कैसे बना दिया? प्रश्न बना दिया, समझना यहां पर करंट्स से जोड़कर बना दिया कि वर्तमान में आने वाले फला चक्रवात के प्रभाव से तटीय पारिस्थितिकी पर क्या प्रभाव पड़ा। और उसमें एक फैक्ट आपसे क्या जोड़ दिया कि तटीय मीठे पानी के जल स्रोत खारे हो गए। अगर आपको अभी ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि चक्रवातों के प्रभाव से ऊंची लहरें उठती हैं, जिन्हें सी सर्ज कहते हैं, हिंदी में महोर्मी कहा जाता है, वह महोर्मियां तटीय क्षेत्रों को जल से डुबा देती हैं, तो तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले मीठे जल के स्रोत भी क्या हो जाते हैं मित्रों? मीठे स्रोत भी क्या हो जाते हैं? लवणीय जल युक्त हो जाते हैं। इसे पर्यावरणीय प्रदूषण के अंतर्गत रखा जाता है। तब तक आप इसका जवाब नहीं दोगे। तो आपको मित्रों यहां पर ध्यान रखना है कि करंट अफेयर्स से ही जोड़ना है। जिसे आपने स्टॉर्म सर्ज लिखा है, सोलर स्टॉर्म, वो एक अलग चीज है। सूर्य के चारों तरफ जो कोरोना प्राप्त होता है, कोरोना
समझ रहे हैं ना चंदन, वो दूसरे सेक्शन में आता है। तो सूर्य के चारों तरफ का जो बहिर्मंडल है, किरीट मंडल है, वहां से जो सौर आंधियां निकलती हैं ज्वाला के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में, उन्हें सोलर फ्लेम एंड सोलर स्टॉर्म कहते हैं। वो अलग होती हैं, बट ये सी सर्ज एंड विंड स्टॉर्म के नाम से जानी जाती हैं। तो चंदन, ये अलग कॉन्सेप्ट है और वो अलग कॉन्सेप्ट है। तो आपसे इन तमाम सेक्शन से जोड़कर प्रश्न बनाए जाते हैं, इसलिए आपको विषय से गहरी समझ होनी चाहिए। विषय की गहरी समझ एक बेहतर शिक्षक के द्वारा ही स्वतंत्र रूप से विद्यार्थी तो कर ही सकता है। आपके अपने अंदर ऐसी अदम्य शक्ति भरी पड़ी है मित्रों कि आप जब चाहोगे बेहतर तैयारी करोगे, आपकी किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन जिन्हें मदद की अभिलाषा है, जिनको मदद चाहिए, तो बेहतर शिक्षक के माध्यम से ये तमाम प्रकार की तैयारियां कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स के साथ साथ कराई जाएंगी। इसी तरह से अगर आप मेंस में देखेंगे मित्रों, मुख्य परीक्षा के अंतर्गत देखेंगे, तो आपको बता दूं, आपको समझाना चाहूंगा मित्रों कि मेंस एग्जामिनेशन के अंतर्गत जीएस के आजकल 4 पेपर हैं। आप सभी जानते हैं, पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 3 है एंड पेपर 4 है। पेपर 4 है। कितने पेपर आते हैं जीएस के? 4 पेपर आते हैं। तो ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक्स पेपर फर्स्ट में हैं। पेपर फर्स्ट में ज्योग्राफी है वर्ल्ड एंड इंडिया, तो पेपर थर्ड में है इंडियन ज्योग्राफी। कौन सी ज्योग्राफी है मित्रों? इंडियन ज्योग्राफी है। इसमें दोनों हैं, वर्ल्ड एंड इंडिया, विश्व एवं भारत, दोनों का भूगोल मित्रों इसके अंतर्गत आता है। दोनों का भूगोल आता है। समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं? अर्थात जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे मुख्य परीक्षा में भूगोल से रिलेटेड, वो कहां से होंगे? या कि पेपर फर्स्ट में पूछे जाएंगे डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से, या कि पेपर थर्ड में पूछे जाएंगे। पेपर फर्स्ट में इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों से प्रश्न संबंधित हो सकते हैं, तो पेपर थर्ड में इंडिया से रिलेटेड, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको मजे की बात बता दूं, ज्योग्राफी पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा मित्रों यह होता है, ज्योग्राफी पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि अपने आप में ये सब्जेक्ट्स अगर दोनों के दोनों प्रश्न पत्रों को मिला दें, मुख्य परीक्षा की बात कर रहा हूं, दोनों प्रश्न पत्रों को मिला दें, तो लगभग मित्रों आपको बता दूं 90 से 110 नंबर का पेपर, 110 नंबर का पेपर प्रत्यक्ष रूप से फर्स्ट पेपर से रिलेटेड होता है। तो ठीक इसी प्रकार से लगभग 100 नंबर का पेपर या 100 से 120 नंबर का पेपर कितने में होता है? पेपर थर्ड के अंतर्गत आता है। अर्थात कुल पेपर में से 210 से 230 नंबर का पेपर पेपर फर्स्ट और पेपर थर्ड से रिलेटेड केवल ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने ज्योग्राफी को ठीक प्रकार से पढ़ लिया तो प्रीलिम्स के 25 प्रश्न भी आपके तैयार, लगभग 210 से 230 नंबर का आपको जीएस का मेंस भी तैयार हो जाता है। जीएस में आप जानते हैं एक पेपर आपका 250 नंबर का है, और उस 250 नंबर में से अगर केवल ज्योग्राफी से इतना तैयार हो रहा हो तो सोचो कितने मजे की बात है। मैंने प्रत्यक्ष रूप से कहा, अगर ज्योग्राफी के पाठ्यक्रम को अगर पूरी तरह से देखा जाए ऑप्शनल के दृष्टिकोण से, तो इंडियन सोसाइटी भी ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। इंडियन इंटरनल अनरेस्ट भी, जिसको इंटरनल सिक्योरिटी के साथ आप जानते हैं, इंडियन इंटरनल अनरेस्ट भी ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट्स में फ्रंट एंड फ्रंटियर का कॉन्सेप्ट भी ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो जिन बच्चों का ऑप्शनल में ज्योग्राफी होता है, उन बच्चों को तो यहां कम से कम 260 से 280 नंबर का फायदा होता है। इसीलिए ऑप्शनल अपने आप में ज्योग्राफी बहुत अंकदायी विषय और बहुत ही बेहतर सब्जेक्ट्स के रूप में साबित हुआ है विगत कई वर्षों से, और विद्यार्थियों के बीच काफी रुचिकर भी रहा है यह विषय। तो आपको यहां ज्योग्राफी जीएस से ही पढ़ने से आपको इतनी चीजों की तैयारी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत हो जा रही है। और आप यह भी जानते हैं कि अगर आप ब्यूरोक्रेसी में जाने वाले हैं, तो आपसे इंटरव्यू के दौरान कोई भी प्रश्न पूछे और कभी भी ज्योग्राफी से रिलेटेड ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे बड़े सिंपल सी बात है मित्रों, अगर आपसे यही पूछता है कि आपको
अगर हम किसी पर्टिकुलर जिले का डीएम बना दें और आपको बोलें कि आपको इस बात की स्वतंत्रता है कि इस जिले का विकास करना है, तो आप उस जिले के विकास में कौन कौन से डायमेंशंस को ध्यान में रखेंगे? तो आप सबसे पहले देखेंगे कि सर हम सबसे पहला जानना चाहेंगे कि उस जिले में उपलब्ध संसाधन कौन कौन से हैं। संसाधन कौन पढ़ाएगा? भूगोल पढ़ाएगा। तो आप बोलेंगे फिर सर हम यह जानना चाहेंगे कि यहां का उद्योग कैसा है। उद्योग कौन पढ़ाएगा? भूगोल पढ़ाएगा। तो आप जानेंगे कि सर यहां मानव संसाधन और मानव समाज इस जिले का कैसा है। तो मानव समाज की बात और मानव संसाधन की बात कौन करेगा? भूगोल करेगा मित्रों। तो फिर आप बोलोगे सर मैं इस क्षेत्र की समस्याओं को भी जानना चाहूंगा, क्योंकि समस्याएं अगर हैं तो उनके निवारण के उपाय भी करना चाहेंगे। तो प्रादेशिक समस्याएं, प्रादेशिक असमानताएं, प्रादेशिक समस्याओं के निवारण के उपाय, ये तमाम कोई और विषय नहीं बल्कि केवल भूगोल है मित्रों जो आपको पढ़ाता है। तो आपसे अगर इतना भी सिंपल प्रश्न पूछ लिया गया तो इसका एक बेहतर जवाब जो ज्योग्राफी का विद्यार्थी देगा ना मित्रों, वह किसी दूसरे विषय का विद्यार्थी नहीं देता है। इसीलिए यह विषय बहुत ही रुचिकर, बहुत ही अंकदायी और विद्यार्थियों की सफलता में मील का पत्थर साबित हुआ है। आप बहुत इंटरेस्ट से मेरे साथ पढ़िए मित्रों और मस्ती के साथ इस विषय को पढ़ना है। तो पहली बात ये क्लियर हुई कि प्रीलिम्स में इतने क्वेश्चन है, मेंस में 2 पेपर से डायरेक्टली संबंधित है, इंटरव्यू में तो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अगर कुछ एक वर्षों को छोड़ दिया जाए, जैसे इस वर्ष का आपने अगर मेंस पेपर के दौरान अगर आपने निबंध के प्रश्नों को देखा है, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के अंतर्गत, तो उनका संबंध में से किसी से भी भूगोल से नहीं रहा। पर ज्यादातर वर्षों में जो निबंध भी पूछे जाते हैं 250 नंबर के, तो निबंधों के अंतर्गत भी कमोवेश एक प्रश्न निबंध का भी आपको आपके विषय से रिलेट करके मिल जाता है। और अगर आपके विषय से रिलेट करके मिल रहा है 1 से 2 वर्षों के अंतराल में, इत्तेफाकवश जब आप मेंस लिख रहे हैं तभी मिल गया, तो मित्रों आप मस्ती से उसका जवाब लिखिएगा बहुत अच्छे से। हालांकि यह बात जरूर आपको अवगत करा दूं कि निबंध लेखन की भाषा, निबंध लेखन का तौर तरीका आंसर राइटिंग से भिन्न होता है। उत्तर लेखन एवं निबंध लेखन में अंतर है। उत्तर लेखन में आप जवाब देते हैं, जबकि निबंध लेखन में आप मौलिकता प्रकट करते हैं। तो दोनों में फर्क है, पर कंटेंट तो मिल ही जाता है। कंटेंट तो कहीं ना कहीं से आपको लेना होगा ना, तो कंटेंट आपको ज्योग्राफी से मिल जाता है। इसलिए भी आपके लिए यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इतनी बात हुई। मतलब अगर जीएस में देखें तो जीएस में 2 पेपर में मेंस, प्रीलिम्स, इंटरव्यू तथा निबंध के दृष्टिकोण से आपके लिए यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दूसरी बात जब हम करें इसमें सेकेंड टर्म में बात करें कि इसका आखिर पाठ्यक्रम क्या है, तो आप सभी के सभी जानते हैं कि इसका पाठ्यक्रम 2 भागों में विभाजित है। 2 भागों में मित्रों विभाजित है। एक विश्व का भूगोल है, नए विद्यार्थी सब पेपर कॉपी लिए रहेंगे और साथ में काम करते रहेंगे। एक विश्व का भूगोल होता है मित्रों, विश्व का भूगोल आता है। और दूसरा इसका खंड है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल का पक्ष है। वर्ल्ड ज्योग्राफी है और इंडियन ज्योग्राफी है। विश्व के भूगोल को पढ़ते हैं तो 2 इसके पक्ष आते हैं। विश्व का भौतिक भूगोल आपको पढ़ना, जिसको फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, तो विश्व का भौतिक भूगोल आप पढ़ेंगे। तो दूसरा विश्व का मानव भूगोल पढ़ेंगे। विश्व का मानव भूगोल पढ़ेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी का सेक्शन पढ़ेंगे, विश्व का मानव भूगोल पढ़ेंगे, है ना। सभी समझते रहेंगे मित्रों। भौतिक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन के 4 महत्वपूर्ण पक्ष आते हैं मित्रों। एक आता है भू आकृति विज्ञान, सभी लिखते चलेंगे साथ साथ में। भू आकृति विज्ञान आपको पढ़ना होगा। दूसरा खंड आपको पढ़ना होगा यहां पर जलवायु विज्ञान। तीसरा खंड आपको पढ़ना होगा यहां पर समुद्र विज्ञान। चौथा खंड आपको पढ़ना होगा यहां पर जैव भूगोल।
जैव भूगोल। और एक बात और अवश्य ध्यान रखें, जब हम भू आकृति एवं जलवायु एवं समुद्र विज्ञानों की बात करते हैं, अर्थात स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल की बात करते हैं, तो हमें बताना होता है कि स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल की उत्पत्ति पृथ्वी में हुई कैसे। जब हम पृथ्वी में इनकी उत्पत्ति की बात करते हैं तो हमारे सामने एक मौलिक प्रश्न आता है कि आखिर पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के क्रम में ही हमें जानना होता है कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को हम लोग पढ़ते हैं खगोल विज्ञान में। तो सबसे पहले जब इस विषय की शुरुआत करेंगे भौतिक भूगोल की, तो जो पहला हमारा टॉपिक होगा वह खगोल विज्ञान का होगा, जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी के बारे में, जैसे पृथ्वी की आकार की, पृथ्वी का परिभ्रमण, पृथ्वी की अक्षांश देशांतर रेखाएं, पृथ्वी की तमाम प्रकार के, समझ रहे हैं मेरी बात ना, उन तमाम विषय बिंदुओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग खगोल विज्ञान पढ़ेंगे, फिर इन 4 विषय बिंदुओं को विश्व के भौतिक भूगोल के अंतर्गत कर पढ़ते हैं। और विश्व के मानव भूगोल के तमाम पक्षों को हमेशा ध्यान रखना है कि मानव भूगोल के अंतर्गत जो पक्ष आते हैं उसमें से एक पक्ष आता है आर्थिक भूगोल। ध्यान रखेंगे, मानव भूगोल के अंतर्गत ही ये आते हैं। आर्थिक भूगोल आता है, दूसरा आता है सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल का पक्ष, सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल का पक्ष आता है, तीसरा आता है भू राजनीति, भू राजनीति जिसे जियोपॉलिटिक्स आप कहते हैं, भू राजनीति का पक्ष आता है, और चौथे नंबर पर आता है आपदाएं, आपदाएं एवं आपदाओं का प्रबंधन। ये जो जैव भूगोल हमने लिखा ना, ये जैव पर्यावरण भूगोल से संबंधित है, जिसमें एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का अध्ययन करते हैं। तो आपदा से संबंधित, आपदा एवं आपदा प्रबंधन से संबंधित है। तो इन पक्षों को विश्व के मानव भूगोल से संबंधित करके पढ़ते हैं। तो विश्व भूगोल का आपका पाठ्यक्रम यह है। इसमें से अगर आपदाओं को हटा दिया जाए, आपदाओं को हटा दिया जाए, तो इन 3 पक्षों का अध्ययन आप जब वर्ल्ड मैपिंग करते हैं तो वर्ल्ड मैपिंग के साथ साथ ही कर लेते हैं। विश्व मानचित्रण का जब काम करते हैं तो वर्ल्ड मैपिंग के साथ साथ ही पढ़ लेते हैं। सपोज आपने ऑस्ट्रेलिया पढ़ा, तो ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती हैं, कृषि कहां पर हो रही है, पशुपालन कहां पर हो रहा है, भेड़ पालन कहां पर हो रहा है, तो खनन, बॉक्साइट का खनन कहां से है, लौह अयस्क का खनन कौन से है, तो यहां पर उद्योग किस प्रकार के अवस्थित हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को अगर पढ़े तो इस तरह से हमने उनकी आर्थिक गतिविधियों को पढ़ लिया। तो वहां पर मानव जनसंख्या कैसी है, वहां की मूल जनजाति कैसी है, ये सब चीजें पढ़ लिया। तो आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल पढ़ लिया। इस समय पर जो भू राजनीति का सेक्शन है, बेसिकली जीएस में मेरे द्वारा इसलिए नहीं पढ़ाया जाता, ऑप्शनल में तो इसे मैं बहुत अच्छे से मित्रों अलग से पढ़ाता ही हूं, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंडियन पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंडियन पॉलिटिक्स के साथ साथ हिंद महासागर की भू राजनीति, समीपी देशों तथा भारत की अवस्थिति की भू राजनीति, इन तमाम पक्षों को आप वहां पढ़ डालते हैं। तो वहां पढ़ने के कारण आपके लिए डबलिंग ऑफ कोर्सेज ना हो, इसलिए इस खंड को इस क्षेत्र से या यहां पर पढ़ाने से बचा जाता है और यहां पर छोड़कर बल्कि वहां पर विस्तार से पढ़ लिया जाता है। तो इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है कि आपके पाठ्यक्रम की ये अंग होंगे, किस प्रकार से मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। अब दूसरी बात आती है भारत के भूगोल की। तो भारत के भूगोल के भी 2 पक्ष आते हैं मित्रों, उसी तरह से भारत के भूगोल के भी 2 पक्ष आते हैं। तो भारत का भौतिक विन्यास का पक्ष जो आता है, भारत का भौतिक विन्यास का जो पक्ष आता है, इसमें से सबसे पहला आपको खंड पढ़ना होता है, ध्यान से, सबसे पहले खंड पढ़ना होता है भूगर्भिक संरचना। क्या पढ़ते हैं इसमें? आप भूगर्भिक संरचना का अध्ययन करते हैं, भूगर्भिक संरचना। इसके बाद आप जो पढ़ते हैं मित्रों टॉपिक, इसके बाद का पढ़ने वाला आपका टॉपिक होता है भारत का भौतिक स्वरूप, भौतिक स्वरूप। तीसरा टॉपिक होता है भारत का अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र। चौथा टॉपिक होता है भारतीय जलवायु,
बट ये भारतीय जलवायु होती है जिसे आप मानसून कहते हैं। किस नाम से जानते हैं आप भारतीय जलवायु को? मानसून कहते हैं। फिर लिखते हैं आप मृदा, भारत की मिट्टियां, फिर आप भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियां। इतने खंडों का अध्ययन आप यहां पर करते हैं, इतने खंडों का अध्ययन यहां पर करते हैं। तो नेक्स्ट मित्रों, जो इसका मानव भूगोल का पक्ष होता है, मानव भूगोल का भारत में पक्ष होता है, उसके अंतर्गत उसी तरह से भारत का आर्थिक पक्ष, और आर्थिक पक्ष में मित्रों 3-4 बातें पढ़ते हैं। जैसे कृषि पढ़ेंगे, भारतीय कृषि, संसाधन पढ़ते हैं, भारतीय संसाधन, उद्योग पढ़ते हैं, उद्योग, फिर परिवहन तंत्र पढ़ते हैं, परिवहन तंत्र पढ़ते हैं, परिवहन तंत्र पढ़ते हैं। तो ये हुआ मित्रों, समझ गए ना मेरी बात? कृषि पढ़ेंगे, संसाधन पढ़ेंगे, उद्योग पढ़ेंगे, परिवहन तंत्र पढ़ेंगे। तो ये 4 बिंदु आते हैं भारत के आर्थिक भूगोल के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं? भारत के आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो बिंदु आपके लिए पढ़ने का आता है मित्रों, भारत का सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल का अंग आता है, जिसमें मानव जनसंख्या, किसकी बात करेंगे? मानव जनसंख्या। इसी में जनसंख्या की वृद्धि, जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या की लिटरेसी, जनसंख्या का लिंगानुपात, तमाम विषय वस्तुओं को जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। फिर जनसंख्या के साथ साथ मानव प्रजातियों का अध्ययन करते हैं। मानव प्रजातियां, क्या पढ़ते हैं? मानव प्रजातियां। फिर पढ़ते हैं हम लोग जनजातियां, जनजातियां, ये सब पढ़ते हैं। और इसके साथ साथ सेटलमेंट्स का भी अध्ययन करते हैं, मानव अधिवास का भी अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत नगर तथा गांव, नगरीय अधिवास, अधिवास का मतलब होता है बस्ती, सेटलमेंट, जहां हम रहते हैं। तो 2 प्रकार के ही अधिवास प्राप्त होते हैं। एक ग्रामीण अधिवास होते हैं, अर्थात हम गांवों में रहते हैं, तो एक नगरीय अधिवास, अर्थात हम नगरों में रहते हैं। तो दोनों प्रकार के अधिवास होते हैं। इन अधिवासों को आप इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये है मित्रों पूरा का पूरा पाठ्यक्रम आपका, ये है पूरा का पूरा पाठ्यक्रम। बार बार विद्यार्थी पूछते रहते हैं कि सर भूगोल में हमें क्या क्या पढ़ना, हमें कितना कितना पढ़ना है। तो सभी विद्यार्थी, चाहे नए विद्यार्थी हों चाहे पुराने विद्यार्थी हों, उन सबको ये जानना है कि आपका कुल पाठ्यक्रम इतना ही है, इतनी ही बातें आपको पूरे भूगोल के अंतर्गत 170 से 180 घंटे में पढ़नी है। मित्रों, आपको यह भी जानना चाहिए कि सप्ताह में आपकी 5 दिन की कक्षाएं होंगी, मंडे टू फ्राइडे 5 दिन की कक्षाएं हैं। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि मंडे टू फ्राइडे में कोई दिन आपका गैप हो गया, तो मैं सैटरडे की क्लास ले लेता हूं, ठीक है ना? तो आपका 5 दिन अमूमन वो वैसा एवरेज निकल ही आता है। या कि कभी अगर बहुत ही इमरजेंसी हुई तो मैं 6 दिन की कक्षाएं भी रख सकता हूं, पर संडे तो जरूर ऑफ रहेगा। सामान्य रूप से आपका वीक में 2 डेज का ऑफ रहेगा, 2 दिन का, सैटरडे एंड संडे 2 दिनों का ऑफ रहेगा। लेकिन कभी एक्सट्रीम कंडीशन में हम सैटरडे भी आपकी क्लास ले सकते हैं। क्लास की डेली की टाइमिंग जो आपकी होगी वही है 4:15 से लेकर 6:15 के बीच की, अर्थात 2 घंटे की कक्षाएं आपकी डेली होने जा रही हैं। कभी 2-4 मिनट आगे तो कभी 2-4-5 मिनट कम, इतनी ही कक्षाओं का वेरिएशन रहता है। और इस प्रकार से आपकी कक्षाएं लगातार संचालित कराई जाएंगी। अभी जो हम कक्षा स्टार्ट करेंगे, अभी जो कक्षा स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप सभी को ज्ञात होना चाहिए, जो अभी बच्चे क्लास कर रहे थे उनको जानकारी है भी। अभी आपकी कक्षा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं संसाधन भूगोल से। किससे स्टार्ट करेंगे? संसाधन भूगोल से। तो इसके बारे में मैं कुछ कहूं, इसके बारे में मैं कुछ बात करूं, इससे पहले आपको बता दूं कि इस पाठ्यक्रम को आपको कवर कैसे करना है, इस पाठ्यक्रम को आप पढ़ेंगे कैसे, मैं ये चीज बताना चाहूंगा। समझ रहे हैं ना मित्रों? देखो, इस पाठ्यक्रम को फिर आते हैं सीधे संसाधन में। और ध्यान रखें, ये पूरा का पाठ्यक्रम आप यहां से आप शुरू कर सकते हैं। आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि सर यहां से शुरू करेंगे और यहां से शुरू करते हुए यहां आ जाएंगे, फिर ये खत्म हो जाएगा, यहां पहुंच जाएंगे, फिर यहां पहुंच जाएंगे। अर्थात आपका सिलेबस कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा,
कहीं कोई किसी भी तरह की समस्या आपको नहीं आने दूंगा, इस बात की गारंटी है, पक्की पक्की गारंटी है मित्रों। आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आप ध्यान से पढ़ना, जितना मैं कहूं उतना काम अवश्य करते जाना। बीच बीच में कई विद्यार्थी बोलते हैं सर ये पुस्तक नहीं मिल रही, वो पुस्तक नहीं मिल रही। मैं आप लोगों को सुझाव भी दिया था कहां से कैसे मिल सकती हैं। अब अगर आपको नहीं ही मिल रही तो बताओ उसमें शिक्षक क्या कर सकता है मित्रों, उसमें शिक्षक क्या कर सकता है। सुझाव भी हमने दिया कि आप लोग आजकल फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, तमाम प्रकार से पुस्तकें अवेलेबल करवा रहे हैं ये लोग, इनसे संपर्क करें। अपने मित्रों से जो यहां वहां पर रहते हैं, नगरों में रहते हैं, उनसे संपर्क करिए। मित्रों एक सिंपल सी बात मैं बार बार एक कहानी बोलता हूं कि किसी बेवड़े को सुबह आप घर से बाहर मारकर निकाल दीजिए और बोलिए कि आज तू दारू नहीं पिएगा, सुबह से शाम तक तू बाहर रह। उसके कपड़े छीन लीजिए, उसके पैसे छीन लीजिए, उसको उसका सब कुछ छीन लीजिए और बोलो कि जा अब बाहर जा, तू घर से निकल जा। मित्रों अगर वो बेवड़ा है ना तो सच कहता हूं, फिर भी अगर वो शाम को लौटेगा ना तो झूमता हुआ ही लौटता है। अगर एक बेवड़ा सुबह से शाम तक में अपने लिए दारू का जुगाड़ कर लेता है, बिना पैसे का, बिना किसी जुगाड़ का जुगाड़ कर लेता, तो आप लोग मित्रों किताबें नहीं खरीद पाते, भारतवर्ष में रहकर आप पुस्तकें नहीं मंगा पाते। सच कहता हूं मित्रों, मुझे तकलीफ होती कि आप अपनी जिंदगी नहीं खोज पा रहे हो यार। कैसे कहूं मैं आपको, कैसे समझाऊं। खोज लीजिए अपनी जिंदगी को, कर लीजिए काबू में अपनी सफलता को। अन्यथा मित्रों पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं होता, पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं होता। तो इस पाठ्यक्रम को तैयार करने के दो तरीके हैं, दो तरीके हैं। क्या क्या दो तरीके हैं? इसमें दो का योगदान है। एक आपका स्वयं का योगदान, स्वयं का योगदान, और दूसरा होता है शिक्षक की भूमिका। दूसरा क्या होता है? शिक्षक की भूमिका। टीचर क्या करेगा आपके लिए? शिक्षक की भूमिका। अब स्वयं के योगदान की बात करूं, अगर स्वयं के योगदान की बात करूं तो आपको क्या करना है? कुछ पुस्तकों का अध्ययन करना है। क्या करना है आपको? पुस्तकों का अध्ययन करना है। और यह बात हमेशा हर महीने जिस दिन मैं बैच शुरू करता हूं उस दिन मैं ये बात जरूर कहता हूं, पर उसमें से आधे विद्यार्थी सुनते हैं, आधे समझते हैं, आधे तो तैयार ही नहीं होते सुनने के लिए, करने के लिए तैयार ही नहीं होते। उनको तो करना ही नहीं है, सर ने बता दिया बस खत्म हो गई बात। तो कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी है, उन्हें कैसे पढ़ना है मित्रों, इस बात पर आते हैं। सबसे पहला तो आपको लेनी है एनसीईआरटी। प्रत्येक विद्यार्थी ने, पुराने विद्यार्थियों ने लिखा हुआ है, उन्हें बार बार वही लिखने की जरूरत नहीं है। आप सबको लेनी है एनसीईआरटी। कौन सी? क्लास 6th की लेनी है, क्लास 7th की लेनी है और क्लास 8th की लेनी है, वो भी ओल्ड। कौन सी एनसीईआरटी लेनी है? उनको ओल्ड लेनी है, जिनका नाम लिखा होगा देश एवं उनके निवासी, उनके निवासी, लैंड एंड पीपल करके होता है, लैंड एंड पीपल करके इंग्लिश में नाम होता है। तो ये ध्यान से आपको ये एनसीईआरटी पढ़नी है। तीनों के नाम वही होंगे। 6th क्लास की जो एनसीईआरटी देश एवं उनके निवासी पार्ट 1, 7th क्लास में पार्ट 2, 8th क्लास में पार्ट 3 आती है। मित्रों अगर इनकी पुस्तक उपलब्ध नहीं है तो फोटोस्टैट कॉपी मिलेगी, जिरोक्स कॉपी मिलेगी, तो जिरोक्स से ही पढ़िए, पर ओल्ड से पढ़िए। न्यू में इतना अच्छा मैटर नहीं दिया। तो सबसे पहले इनको पढ़ना है और इनको पढ़ना है अक्षरशः। कैसे पढ़ना है आपको? अक्षरशः पढ़ना है मित्रों, एक एक लाइन पढ़ना है इनको, कुछ भी नहीं छोड़ना है। समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं? कुछ बच्चे पूछेंगे सर क्या इनमें कुछ नोट्स भी बनाना है? नहीं, फर्स्ट सेकंड रीडिंग में आपको
कोई भी नोट्स नहीं बनाने हैं, इनको नॉवेल की तरह पढ़नी है। इन तीनों एनसीईआरटी को अधिक से अधिक 3-3 दिन पढ़ना है, अर्थात 9 दिनों में ये तीनों एनसीईआरटी आपकी तैयार हो जानी चाहिए। मैं टारगेट भी देता हूं, आज ही कोशिश करें कि आपके पास ये एनसीईआरटी जल्दी से जल्दी आ जाएं और इन्हें आप लोग 9 दिनों में पढ़कर तैयार करें। एक दिन मैं आपके लिए फ्लक्चुएशन का टाइम देता हूं, 10 दिन में आप इन तीनों एनसीईआरटीज को पढ़ डालिए। नॉवेल जैसा पढ़िएगा, एक बार में चीजों को तैयार करने की कोशिश करना ही नहीं है। नॉवेल जैसा पढ़िए, पर एक बार पढ़ डालिए, फिर सेकेंड रीडिंग में दूसरी तरीके से आपको तैयार करना है। दूसरे नंबर पर मैं पुस्तक की बात करूंगा। 11th 12th की एनसीईआरटी जिनके पास है तो है, नहीं है तो ध्यान रखें, क्लास 11th और 12th इन दोनों की आप एनसीईआरटी न लेकर आप ले लें, पुस्तक आती है एनसीईआरटी बेस्ड ही, उसका नाम है सरस्वती भूगोल। क्या आती है? सरस्वती भूगोल। इसके लेखक कौन है? ध्यान रखेंगे, D.R. खुल्लर महोदय हैं। ये बेसिकली यूपीएससी में मेंबर भी रहे हैं। ये टेक्स्ट बुक है, इनकी कोई गाइड नहीं है। ध्यान रखना, किसी भी प्रकार की कोई भी गाइड आप लोगों को नहीं पढ़नी है मित्रों। गाइड के माध्यम से अध्ययन करेंगे तो आपके पढ़ने का तौर तरीका बिगड़ जाएगा और मुश्किलों में फंसेंगे, आपके सार्थक परिणाम कभी भी मित्रों नहीं आएंगे। तो आपको गाइड नहीं पढ़नी है, टेक्स्ट बुक पढ़नी है। 11th 12th दोनों की एक टेक्स्ट बुक है, सरस्वती भूगोल के नाम से आती, एनसीईआरटी बेस्ड ही है, पर D.R. खुल्लर साहब की इस पुस्तक को लेनी है। कोई भी गाइड नहीं लेनी, दुनिया भर की गाइड एनसीईआरटी बेस्ड आती है मित्रों। गाइड पढ़ोगे तो आपके पढ़ने का तौर तरीका बिगड़ेगा और इसकी जिम्मेदारी आप पर होगी, मुझ पर नहीं, क्योंकि मैं आपको शुरू में ही कक्षाएं स्टार्ट करते ही आपको आगाह कर रहा हूं। इसके साथ साथ तीसरे नंबर पर आपको लेना है एक एटलस लेना है। एटलस आप कोई भी ले लें, या कि आप ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस ले लें, स्टूडेंट एटलस ले लें, या कि आप ब्लैक स्वान का ले सकते हैं। ब्लैक स्वान का आता है स्कूल एटलस। किसका? ब्लैक स्वान। ब्लैक स्वान का स्कूल एटलस आता है। ध्यान रखें, एटलस इंग्लिश मीडियम से लेंगे, हिंदी मीडियम से नहीं। आप सारे के सारे विद्यार्थी हिंदी मीडियम से हैं, फिर भी एटलस के लिए मैं बोलता हूं, इंग्लिश के ले लो, नाम पढ़ने में आपको कठिनाई नहीं होगी। आप इंग्लिश का एटलस लेना मित्रों, ठीक है ना? तो इंग्लिश का एटलस लेना, तो एटलस आप ये ले लें, आपको यह एटलस लेना है। क्लियर हो गई बात? इसके बाद और आपको क्या करना है? साथ में मित्रों चौथे नंबर पर मैं बात कर रहा हूं, आपको क्वेश्चन पेपर्स लेने हैं। क्वेश्चन पेपर्स लेने हैं। अब क्वेश्चन पेपर्स मैंने क्यों लिखा? क्वेश्चन पेपर आपके दो लेने हैं, एक प्रीलिम्स का लेना है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का, और एक मेंस का लेना है। मेंस के जो बैक ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, एग्जामिनेशन में आए हुए जो बैक ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, उनको आपको लेना है। अब आप किसकी लेंगे, किस राइटर की लेंगे, ये शिक्षक नहीं बताएगा। आपको बाजार में जाना है, बुक शॉप में आप जाएंगे, उससे बोलेंगे कि यूपीएससी में जीएस पेपर फर्स्ट और जीएस पेपर थर्ड से रिलेटेड जो ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन आए हैं, उससे संबंधित मुझे क्वेश्चन पेपर आप दे दो, उससे संबंधित आप मुझे क्वेश्चन पेपर दे दो। प्रीलिम्स से संबंधित भी इसी तरह से क्वेश्चन पेपर मुझे दे दो। फिर आपको क्या करना है कि जब आप टॉपिक्स को पढ़ेंगे, पहले तो आप स्वयं पढ़ेंगे। स्वयं मैंने बता दिया, फर्स्ट रीडिंग आपको नॉवेल जैसी करनी है। फर्स्ट रीडिंग में आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाए इसके प्रयास नहीं करने हैं। फर्स्ट रीडिंग आप नॉवेल जैसा कर डालिए। फर्स्ट रीडिंग के बाद जब आप सेकेंड रीडिंग पर आएंगे, फर्स्ट रीडिंग के बाद जब आप सेकेंड रीडिंग पर आएंगे तो आपकी क्लैरिटी वैसे भी बहुत अच्छी बढ़ती जाएगी। और जब आप थर्ड रीडिंग पर आएंगे तो आपको कमोबेश सारी की सारी बातें अपने आप याद होती चली जाएंगी। पर अगर आप एक बार में तैयार करोगे तो टाइम भी बहुत अधिक लगेगा और आपको याद भी नहीं होगा, इसकी भी गारंटी देता हूं।
बहुत दिनों तक वो याद नहीं रहेगा। इसीलिए आप जिस तरीके से मैं कह रहा हूं एक बार पढ़ने की कोशिश करिए, आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। क्वेश्चन पेपर स्वयं ले लेंगे और क्वेश्चन पेपर को आप साथ साथ में, सपोज मैंने पहला टॉपिक पढ़ाया संसाधन, जैसे मैंने संसाधन कंप्लीट करा दिया, आपको संसाधन में प्रीलिम्स के भी प्रश्न देखने हैं और संसाधनों के संदर्भ में आपको मेंस के भी क्वेश्चन देखने और देखने क्या आप हल कर पा रहे हैं नहीं, और आप साथ साथ हल करेंगे मित्रों, तो आपको काफी सरलता और सहजता आएगी। उत्तर लेखन में शुरू में दिक्कतें तो आएंगी, लेकिन वह दिक्कतें धीरे धीरे सॉल्व होती चले जाएंगे। ठीक उसी तरह से जब आप बचपन में शुरू में साइकिल चलाना सीखते हैं तो आपको साइकिल चलाने में बड़ी कठिनाई लगती है, लेकिन जब आप लगातार चलाते रहते हैं तो आप धीरे धीरे इतना अभ्यस्त होते हैं कि साइकिल की हैंडल्स को भी अगर आप छोड़ देते हैं तो आराम से चला पाते हैं। साइकिल की हैंडलिंग भी अगर आप छोड़ दो, हैंडल्स छोड़ दो, तो आप आराम से चला पाते हो मित्रों, आपको कोई दिक्कत नहीं होती, इतना आप पारंगत हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से कि जब शुरुआती दौर पर आंसर लिखेंगे तो आपकी कलम ही नहीं चलेगी, समझ ही नहीं आएगा कहां से शुरू करें कहां से अंत करें। जो मन करे मित्रों लिखना, लेकिन लगातार लिखते रहना, लेखनी स्वयं बताने लगती, खुद ब खुद चीख चीख कर बताती कि अब मैं सही दिशा पर जा रही हूं। इसलिए परेशान नहीं होंगे, बढ़िया से लिखेंगे मित्रों। तो एक तो ये बात हो गई कि आपको ये सारा काम करना है, तो ये आपके स्तर की जिम्मेदारी हो गई, आपको ये तमाम कार्य करने हैं। फिर आती है शिक्षक के स्तर की जिम्मेदारी। शिक्षक के स्तर की जिम्मेदारी आती है, शिक्षक को क्या करना है, तो शिक्षक को पढ़ाना है। अब मेरी जिम्मेदारी आता है पढ़ाना है, ईमानदारी से पढ़ाना है, एक एक कॉन्सेप्ट समझाना है, कोशिश करनी है कि तमाम फैक्ट आपको जब हम कॉन्सेप्ट लिखाएं तो कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ ही आ जाएं। तमाम प्रकार के फैक्ट्स जब हम कॉन्सेप्ट लिखा रहे होंगे तो कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ ही हो जाए, इसके कोशिश शिक्षक को करने हैं। और शिक्षक आपको भरोसा दिलाते हैं मित्रों, पूरे भरोसे के साथ आपको बताता हूं आपके साथ पूरी तरह से न्याय होगा। और आप चाहे जो भी कहूं, हमारे और आपके बीच के जो ये संबंध बन रहे हैं निश्चित रूप से आपके सफलताओं तक अनवरत रूप से इसी तरह से बने रहेंगे। इसीलिए मित्रों बहुत अच्छे से पढ़ना। हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, फिर से आपको एक बार बता दूं, टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम संसाधन से। कुछ विद्यार्थी हैं जो पीछे से पढ़ रहे हैं, उन्होंने संसाधनों की 1-2 दिन की कक्षाएं ली हैं, तो चाहे तो वो रिवीजन कर लेंगे, ये चाहे तो 1-2 दिन की कक्षाएं वो स्किप कर सकते हैं। हम लोग आज से नहीं, आज तो केवल ये ओरिएंटेशन हम आपको दे रहे थे, हम लोग संसाधन की कक्षा स्टार्ट करेंगे कल से, संसाधन पर सीधे बात करेंगे। इसलिए कि हमको पढ़ना है इंडस्ट्री, उद्योग पढ़ना है। उद्योग बेसिकली रॉ मटेरियल पर आधारित होते हैं। कोई भी उद्योग कच्चे माल पर आधारित होता है। ये पेन बनाना है सपोज, तो पेन बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। अब वो रॉ मटेरियल कहलाता है संसाधन। तो सबसे पहले हम रॉ मटेरियल की समझ के लिए संसाधन पढ़ेंगे, तब जाकर उसका प्रसंस्करण करेंगे, प्रोसेस करेंगे, ताकि वह रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बन सके। उद्योगों के अंतर्गत, विनिर्माण के अंतर्गत यह गतिविधि या यह क्रिया होती है। तो मित्रों हम शुरू करेंगे संसाधन से, फिर एक एक करके टॉपिक हमारे आगे बढ़ते चले जाएंगे। बढ़िया तरीके से मित्रों आए, ध्यान रखें, क्लास में उपस्थिति से पूर्व आपके पास 2-3 कलर की पेन होनी चाहिए, एक फ्रेश कॉपी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ लिखा है और आप शुरू कर रहे हैं, एक फ्रेश कॉपी होनी चाहिए। आपका वही फेयर है और वही रफ है, चाहे जो आप समझो। रफ कॉपी यहां करने का आपके लिए स्कोप नहीं, आपका सब कॉपी फेयर ही है। जितनी भी बातें मैं पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, उतनी तमाम बातों को आपको लिखाऊंगा भी, तो आप लिखने के लिए भी तैयार रहें, ताकि आपको कोई भी चीज मेरे पढ़ा दिए जाने के बाद अगर भूलती है तो आप बार बार अपनी कॉपी के माध्यम से चीजों को रिवाइज कर सको। इन तमाम प्रकार के प्रयास मित्रों मैं आपके साथ यहां पर करूंगा। यहां पर तमाम प्रकार के ये प्रयास किए जाएंगे, ठीक है ना। आपको कहीं कोई कठिनाई और कहीं कोई दिक्कत नहीं लगेगी, इसका वादा, ठीक है। चलो मित्रों आपके कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। गुड इवनिंग गुरुजी, बफरिंग हो रही है, अब तो ठीक हो गया है सर। अप्रोक्सीमेटली कितनी क्लास होंगी प्लीज सर? ओके, तो बता दिया मैंने, ठीक है, ओके।
सर ज्योग्राफी ऑप्शनल की तैयारी बुक से कर सकते हैं क्या? दुनिया भर की तैयारी बुक से तो होती है, लेकिन चंदन बेसिकली क्लासेस कर लेने से आपकी तैयारी बहुत सरल और सहज हो जाती है। ऑप्शनल में इतनी सारी किताबें पढ़नी पड़ जाती हैं कि निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर कोई असंभव तो आप जानते हैं कुछ भी नहीं चंदन, आप जैसे बेहतर विद्यार्थी हर तैयारी कर सकते हैं और बढ़िया से कर सकते हैं, ठीक है ना। सर मुझे चेतन का प्रश्न है, मुझे 2024 में एग्जाम देना है, तो सर घटना चक्र आर्थिकी 2024 में ले ले, अभी से ले लो, फिर उसको अपडेट कर लेना। अभी से ले लो चेतन, फिर उसको अपडेट कर लेना, आपके लिए बढ़िया होगा। अभी से लेकर अपडेट कर लो, ठीक है ना। सर हम फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं, एग्जाम ना दे कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉर्म अप्लाई किया है तो अच्छी बात है, तैयारी बहुत अच्छे से करो, वो तो लास्ट में डिसाइड करना एग्जाम देना है कि नहीं देना है, ठीक है अंकित। ओके, चंदन ने लिखा, ओके आपके प्रश्न का जवाब हो गया चंदन ने। सर ओल्ड एनसीईआरटी में कुछ त्रुटियां भी, कोई बात नहीं, पुरानी है तो कुछ त्रुटियों से युक्त होगी और उनका संशोधन नए में होगा, लेकिन जो बात बेहतर है, अच्छी है, उसे तो वहां पर देखा ही जा सकता और देखना भी चाहिए, ठीक है ना, देखना भी चाहिए। बस इतने ही प्रश्न है। किसी के और कोई जिज्ञासा, किसी का और कोई प्रश्न आज की इस कक्षा में, तो आप लोग पूछ सकते हो मित्रों, कोई भी प्रश्न है तो पूछ सकते हो। आफ्टर दैट हम लोग संसाधन से रिलेटेड बातें कल की कक्षा में करेंगे। संसाधन से रिलेटेड बातें कल की कक्षा में, 1-2 दिनों की क्लास का रिपीटिशन भी आप लोगों को नजर आएगा, पर कोई बात नहीं। लैंड एंड सॉइल में अंतर, लैंड में सब कुछ आ जाता है, लैंड में सब कुछ आ जाता है, पर्वत भी आ जाते हैं, पठार भी आ जाते हैं, मैदान भी आ जाता है, पर सॉइल में वही क्षेत्र आता है जहां पर मिट्टी की उपस्थिति होती है, ठीक है पंकज, ओके। और कुछ नहीं, तो आज की क्लास की मैं समाप्ति करूं क्या यहीं पर? आज की क्लास की क्या मैं आज यहीं पर समाप्ति करूं? ओके, ठीक है मित्रों। ओके, अंचल आप अब उपस्थित हो रहे हैं, ठीक है, ओके, जस्ट वेट। सहज सर बैच 4th में क्लासेस रन कर रहे हैं, पॉलिटी की क्लास नहीं चल रही हैं, एक बार चेक करवाते हैं, ठीक है अंजलि, गुड, थैंक यू मित्रों। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम लोग अपने फिक्स टाइम पर मीन्स 4:15 to 16 इवनिंग हम लोग क्लास फिर से उपस्थित हुए क्लास में और रिसोर्स से संबंधित कक्षाएं लेंगे। ध्यान रखें, सभी तैयार रहें। और आपको एक शर्त आवश्यक और जरूर बता दूं, आप जो भी पढ़ रहे हैं उस पढ़ाई से संबंधित किसी भी तरह का अगर प्रश्न होता है ना, तो क्लास के शुरुआत में 10 मिनट आपके लिए होते हैं। आप अपने तमाम प्रकार के प्रश्न प्रतिदिन पूछें, अपने किसी भी प्रकार के डाउट्स से उन्हें पहले क्लियर करें, ठीक करें, डाउट्स के साथ पढ़ाई नहीं करनी है। और आफ्टर दैट हम लोग अपनी कक्षा स्टार्ट करके 1 घंटे 50 मिनट की डेली कक्षाएं पढ़ेंगे। ओके मित्रों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास की समाप्ति करते हैं, धन्यवाद।